स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो है अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा। उसके बाद मैंने गामा रे माइक्रोस्कोप, डायफ्रैक्शन ऑफ बीम बाय अ सिंगल स्लिट, इससे बच्चे एक्सपेरिमेंटली जो है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को प्रूफ किया। अब बच्चे जो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एग्जांपल ऑफ टाइम एनर्जी अनसर्टेनिटी। और ये जो एग्जांपल है ये हम जो है ये छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद बच्चे हम एप्लीकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम करेंगे। तो सबसे पहले बच्चे एनर्जी एग्जांपल हम लेके चलते हैं टाइम एनर्जी अनसर्टेनिटी का। तो हमने यहाँ पे कंसीडर करना है मोशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव पैकेट। हमने एक वेव पैकेट कंसीडर किया, पर हम जो मोशन की बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। वन डायमेंशन में ही हम वेव पैकेट का मोशन कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर मैं वन डायमेंशन में बात कर रही हूँ तो मान लो ये जो सारी वेव्स हैं, ये वेव पैकेट है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो जो वेव पैकेट है मान लो किसी स्मॉल रीजन डेल्टा एक्स में, इस स्मॉल रीजन के अंदर जो है बच्चे उनकी जो ग्रुप वेलोसिटी है, ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है? द वेलोसिटी विद विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ग्रुप ऑफ वेव्स ट्रेवल। जिस वेलोसिटी से उनका जो ग्रुप ऑफ वेव्स का जो सेंटर ऑफ मास है जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है बच्चे, वो मान लिया v। इस स्मॉल रीजन के अंदर जो है जो वेव पैकेट्स हैं उनकी जो है ग्रुप वेलोसिटी हमने क्या कंसीडर कर ली v। और ये किस डायरेक्शन मूव कर रहा है बच्चे? x डायरेक्शन में। अब हमने क्या लिया, किसी भी इंस्टेंट पे मान लो जब ये वेव्स हैं, ये बहुत सारी वेव्स हैं स्मॉल रीजन से किसी पॉइंट एक्सिस के किसी पॉइंट से पास करती हैं, जहाँ पे क्या आ जाती है बच्चे? अनसर्टेनिटी आ जाती है। तो अनसर्टेनिटी को रिलेशन को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया कि इस पॉइंट से जैसे ही उन्होंने पास किया तो यहाँ पे हम प्रिसाइसली नहीं बता सकते कि क्या पोजीशन है पार्टिकल की, हमें नहीं पता, ठीक है। तो इस स्मॉल रीजन के अंदर तो पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी थी, पर जैसे ही उसने किसी पॉइंट से एक्सिस के पास किया जहाँ पे अनसर्टेनिटी आ गई, हम नहीं लोकलाइज कर पा रहे पार्टिकल की पोजीशन को, और उस जो जिस टाइम के लिए अनसर्टेनिटी आई है वो क्या है बच्चे? डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय में वी। मतलब बहुत ही स्मॉल इंस्टेंट पे हम ना पोजीशन को अच्छे से डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब वेव पैकेट है वो इस स्मॉल रीजन के अंदर लोकलाइज्ड है। अगर वेव पैकेट को हम इस डेल्टा एक्स के अंदर जो हमने लोकलाइज कर दिया, तो मैंने आपको बताया ही था कि अगर आपका डेल्टा एक्स यानी कि अगर आपकी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन लोकलाइज्ड है तो आपका डेल्टा पी क्या होगी? दैट इज मोमेंटम क्या हो जाएगा बच्चे? अनसर्टेन हो जाएगा। तो मोमेंटम अनसर्टेन होगा तो वो कैसे आएगा आपके पास? यहाँ पे अगर हम देखें तो डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम जो है वो क्या आ जाएगा बच्चे? एच बाय में डेल्टा एक्स, क्योंकि यही हमारी रिलेशन है एच कट बाय में डेल्टा एक्स। तो ये हमारी अनसर्टेनिटी की रिलेशन है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। हमारे पास डेल्टा पी के आगे एच कट बाय में डेल्टा एक्स। तो यहाँ से बच्चे आप डेल्टा एक्स निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा? एच कट बाय में डेल्टा पी। इस इक्वेशन को बच्चे इक्वेशन नंबर 2 कह लो। अब यहाँ से देखो बच्चे हमारे पास जो नेक्स्ट है वो क्या कह रखा है कि डेल्टा टी क्या है? डेल्टा एक्स बाय में वी, ठीक है। तो डेल्टा टी जो है वो क्या है? डेल्टा एक्स बाय में आपका क्या है? वी। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे ये वाली। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर दो तो क्या आ जाएगा? एच कट बाय में डेल्टा पी इंटू वी, ठीक है। तो ये अभी तक हमारे पास इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को नंबर दे दो बच्चे 3। अब बच्चे यहाँ पे देखो v इंटू डेल्टा टी इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे? एच कट आ गया यहाँ पे हमारे पास। और तुम्हें पता है डेल्टा ई क्या है बच्चे? एनर्जी है, ठीक है। डेल्टा ई जो अनसर्टेनिटी एंड एनर्जी, क्योंकि हमें क्या टाइम एनर्जी अनसर्टेनिटी का ही देना है ना। तो डेल्टा ई क्या है? अनसर्टेनिटी इन एनर्जी। अब ये अगर मैंने इसका पार्शियल डेरिवेटिव किया बच्चे पी के रिस्पेक्ट में इनटू डेल्टा पी, ठीक है। तो मैंने क्या किया बच्चे यहाँ पे यही किया हुआ है इन्होंने कि पार्शियल डेरिवेटिव, क्योंकि देखो बच्चे अब स्मॉल चेंज है, स्मॉल एनर्जी चेंज है बहुत ही कम, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बाय पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो मैंने कह दिया पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ई का पी इंटू डेल्टा पी। जब मैं ये करूँगी बच्चे, आपको पता है एनर्जी क्या होती है? पी स्क्वायर बाय में 2m, यही होती है आपकी एनर्जी। तो यहाँ से बच्चे अगर आप करली ई बाय में करली पी कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चे? पी के रिस्पेक्टिव में कर रहे हो डिफ्रेंशिएट तो 2p बाय में 2m, क्या आ जाएगा? p बाय में m। और आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन है या जो वेव है वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो एम वी बाय में m यानी कि ग्रुप वेलोसिटी क्या है उसकी v हमने ली थी स्टार्टिंग में। तो यहाँ से बच्चे ये क्या आ जाएगा बच्चे? v आ गया। करली ई बाय में करली p की वैल्यू क्या आ गई बच्चे? v आ गई। तो यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर देंगे तो डेल्टा ई इज इक्वल टू वी इंटू डेल्टा पी, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास निकल आएगी इक्वेशन। तो यहाँ पे देखो बच्चे इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 4 कह लो। हमें क्या निकालना था?
टाइम एनर्जी अनसर्टेनिटी रिलेशन। वो क्या थी बच्चे, हमें डेल्टा ई कैलकुलेट करना था, डेल्टा टी कैलकुलेट करना था। हमने डेल्टा ई कैलकुलेट कर लिया बच्चे, हमने डेल्टा टी कैलकुलेट कर लिया। अब इन दोनों का क्या कर दोगे बच्चे, प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट हमें देखना है ना। अगर अनसर्टिनिटी होगी तो इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आना चाहिए, नियरली इक्वल टू एच कट। तो हमने डेल्टा टी, किसी इंस्टेंट पे हम पोजीशन नहीं डिफाइन कर पा रहे थे, किसी इंस्टेंट पे जो अनसर्टिनिटी है टाइम की वो क्या है, एच कट बाय में डेल्टा पी। और जो एनर्जी में अनसर्टिनिटी है वो क्या निकल के आई, वी इंटू डेल्टा पी। तो इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एच कट बाय में डेल्टा पी इंटू वी इंटू डेल्टा पी। तो यहाँ से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, एच कट आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई बच्चे, रिलेशन जो हमें प्रूफ करनी थी। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास, ये जो हमने अभी कंसीडर करके चला था, मोशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव पैकेट हमने जो कंसीडर किया था, उस केस में जो है टाइम एनर्जी की अनसर्टेनिटी रिलेशन किसके इक्वल आ गई बच्चे, दैट इज इक्वल टू एच कट। मतलब ये जो हम मोशन कंसीडर कर रहे हैं वन डायमेंशन का, वो किसका एग्जाम्पल है, आपका टाइम एनर्जी अनसर्टेनिटी का एग्जाम्पल है। तो यहाँ से आप ये भी कह सकते हो बच्चे लास्ट में कि जो डेल्टा ई है दैट इज स्प्रेड इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में कितना स्प्रेड आया है। और अनसर्टेनिटी, किसी भी टाइम पे जो अनसर्टेनिटी है, जब हम जो वेव है किसी पॉइंट को में से पास कर रही है एक्सिस के, तो उस केस में हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा और जो डेल्टा टी होगा वो किसके इक्वल होगा बच्चे, एच कट बाय में डेल्टा ई के। तो यहाँ से तो हमने पढ़ा बच्चे, ये एक छोटा सा टॉपिक था। मेन टॉपिक जो है बच्चे अब आपका बच्चे अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहली एप्लीकेशन है दैट इज नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। अब हमने कभी देखा है कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, नहीं एग्जिस्ट करते। तो हम ये अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल से बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये बच्चे अगर आप यहाँ पे देखो, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बाहर रिवॉल्व करते हैं। मान लो जो न्यूक्लियस है, अब आपको पता है जो न्यूक्लियस है इसका जो है रेडियस की अगर मैं बात करूँ, रेडियस जो है न्यूक्लियस का वो नियरली इक्वल टू 10⁻⁻14 मीटर होता है। ठीक है, वैसे तो 10⁻15 मीटर होता है, बट आपके बुक के अकॉर्डिंग है बच्चे, रेडियस जो है ना नियरली इक्वल टू 10⁻14 मीटर है। तो अगर इलेक्ट्रॉन जो है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, डेल्टा एक्स है। डेल्टा एक्स मतलब अगर ये डेल्टा एक्स क्या पोजीशन, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, इसके मतलब क्या पोजीशन है इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है अगर न्यूक्लियस का जो रेडियस है उसके इक्वल तो होनी चाहिए। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है इस डेल्टा एक्स अगर मैं वैल्यू कंसीडर करूँ, ये जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, 10⁻⁻14 हो सकता है। क्योंकि ये जो है बच्चे कि इलेक्ट्रॉन की होने की पॉसिबिलिटी, इस रीजन के अंदर जो डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर रेडियस तक ही हो सकती है या इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, 10⁻⁻14 से ज़्यादा आप नहीं ले सकते। अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू 10⁻⁻14 से ज़्यादा हो जाएगी तो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करेगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन को एग्जिस्ट करना है न्यूक्लियस के अंदर, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 10⁻⁻14। और हमेशा क्या होगी, डेल्टा एक्स की वैल्यू हमेशा क्या आएगी बच्चे, 10⁻⁻14 से कम होगी। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज नियरली इक्वल टू बच्चे आपका एच कट है। यहाँ से देखो बच्चे डेल्टा पी हमने निकाला तो एच कट बाय में डेल्टा एक्स, तो यहाँ से बच्चे क्या आ गया एच, ये क्या हो गया एच बाय में 2 पाई इंटू डेल्टा एक्स। बच्चे देखो डेल्टा एक्स हमने निकाला एच बाय में 2 पाई इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी। ठीक है, तो यहाँ से बच्चे मैंने क्या किया, तो डेल्टा एक्स मैंने निकाला। अब डेल्टा पी क्या होगा बच्चे, एच बाय में 2 पाई इंटू डेल्टा एक्स। एच आपको पता है दैट इज 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है ना, 2 इंटू पाई आपको पता है। और डेल्टा एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 10⁻⁻14 मीटर। मैंने अभी बताई कि इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती, नहीं तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा न्यूक्लियस से। ठीक है, तो ये जो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम जो आएगा आपके पास वो आएगा बच्चे 5.275 इंटू 10⁻21 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अब ये जो मोमेंटम है, अब अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का कितना आया है, इतना आया है। अगर हम मान के चलते हैं कि जो मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का वो इतना तो होना ही चाहिए, अगर ये जो अनसर्टेनिटी मोमेंटम निकल के आया वो इतना आया है, इसका मतलब जो है इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम अगर उसको न्यूक्लियस के अंदर रहना है तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम असली में इतना तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो इतना ही होना चाहिए। हमने मान के चला ये क्या है, मोमेंटम है किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो बच्चे आपने काइनेटिक एनर्जी पढ़ी थी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, p² बाय में 2m। ठीक है, तो यहाँ से बच्चे p² जो है हमारे पास क्या निकल के आया, दैट इज 5.275
इंटू 10⁻21 का होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू एम। एम क्या है बच्चे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपको पता होना चाहिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आता है, 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है। तो यहाँ से केजी, तो यहाँ से बच्चे हमारे पास जो है जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे, तो ये नियरली इक्वल टू बच्चे आ जाएगा 97 MeV। बच्चे MeV आएगा तो इसका मतलब ये पहले इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना होगा, तो इससे किससे डिवाइड कर देंगे बच्चे? 1.6 इंटू 10⁻19 से, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो ये कितना आ गया बच्चे? 97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट MeV, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चे हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन को अगर न्यूक्लियस के अंदर रहना है, इलेक्ट्रॉन को अगर न्यूक्लियस के अंदर रहना है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होएगी? कितने काइनेटिक एनर्जी होगी बच्चे? 97 MeV। लेकिन बच्चे आपको नहीं पता, मतलब जो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया बच्चे, जो एनर्जी जो होती है ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय न्यूक्लियाई, जो एनर्जी जो है, जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकलता है न्यूक्लियस से, वो बहुत ही कम होती है, वो 4 MeV से ज़्यादा नहीं होती। तो अगर जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है न्यूक्लियस से, उसकी जो एनर्जी जो है वो कितनी ज़्यादा है बच्चे? 4 MeV से ज़्यादा नहीं होती। पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के अंदर रहने के लिए, इलेक्ट्रॉन मतलब न्यूक्लियस के अंदर रहने के लिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है बच्चे? 97 MeV चाहिए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो उनकी एनर्जी बहुत कम होती है, वो 4 MeV से भी कम होती है। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर रह रहे हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है? 97 MeV। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो इस करके जो है हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते न्यूक्लियस के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है, देखो बच्चे, तो यहाँ तक ये समझ में आया। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है बच्चे? एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल इनसाइड द न्यूक्लियस। अब न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल जो है न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो उसकी हम निकालते हैं बच्चे। यहाँ पे मान के चलो जो रेस्ट मास है प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, वो कितना है बच्चे? 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। तो यहाँ पे अनसर्टिनिटी रिलेशन क्या कहती है कि डेल्टा P इज इक्वल टू H कट बाय में डेल्टा X। अब मैंने यही बताया बच्चे आपको दोबारा से कि जो इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? प्रोटॉन ले रहे हैं या फिर क्या ले रहे हैं? न्यूट्रॉन ले रहे हैं। इनको न्यूक्लियस के अंदर होने के लिए जो डेल्टा X है, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा बच्चे कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस का रेडियस है वो कितना होता है? 10⁻14 मीटर। तो डेल्टा एक्स जो अनसर्टिनिटी है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक लाई कर सकता है? 2r तक लाई कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा बच्चे? 2 इंटू 10⁻14 मीटर। क्लियर हो गया? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इस डायामीटर तक ही जा सकता है ना इलेक्ट्रॉन, इससे बाहर तो जा नहीं सकता, इससे बाहर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नहीं जा सकते। तो डेल्टा एक्स क्या आ गया बच्चे? 2 इंटू 10⁻14 मीटर। तो यहाँ से बच्चे डेल्टा पी हमने पहले कैलकुलेट किया था, वही आएगा सेम कि अनसर्टिनिटी इन मोमेंटम अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो क्या आएगी? h बाय में 2 पाई इंटू डेल्टा एक्स। आपको डेल्टा एक्स भी पता है, h भी पता है, 2 पाई भी पता है, आप सब्सटीट्यूट कर दोगे इनकी वैल्यू, तो हमारे पास जो है बच्चे यहाँ पे ये आ जाएगी 5.27 इंटू 10⁻21, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे मैंने आपको जो डेल्टा एक्स है ये बताया नहीं था अच्छे से कि यहाँ पे जो डेल्टा एक्स है बच्चे वो क्या होगा? 2 इंटू 10⁻14 मीटर, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू जो है उसकी क्या हो सकती है? उसके डायमीटर के इक्वल ही हो सकती है। तो यहाँ से बच्चे आपके पास डेल्टा पी आ जाएगा। जब डेल्टा एक्स आ गया, डेल्टा पी आ गया, तो हमने क्या किया है बच्चे? यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, किसकी? प्रोटॉन की या न्यूट्रॉन की। तो क्या आएगी? p² बाय में 2m, ठीक है। तो यहाँ से आपने p, आपको पता ही है, यहाँ पे हमने p निकाला हुआ है और यहाँ पे 2m0 जो हमने सब्सटीट्यूट किया, और इन टर्म्स ऑफ MeV हमने निकाला। तो इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे बच्चे KeV में आई है वैल्यू, बहुत कम वैल्यू आई है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो है बच्चे 52 KeV वैल्यू आई है इसकी, ठीक है। तो एनर्जी जो है किसकी? प्रोटॉन की या न्यूट्रॉन की, जो इनसाइड द न्यूक्लियस जो है एनर्जी जो है वो कितनी आई है बच्चे? 52 KeV आई है। अब बच्चे आपको पता होगा जो अल्फा पार्टिकल्स हैं उनका जो मास होता है ना बच्चे, 4 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन। ये चीज़ आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, प्रोटॉन का हमने निकाला है, सारा कैलकुलेशन हमने प्रोटॉन के लिए की है। तो प्रोटॉन के लिए जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी निकल के आई? 52 MeV, ठीक है। और अगर हम किसकी बात करें? अल्फा पार्टिकल्स की बात करें तो क्या होगा? 52 बाय में
क्या हो जाएगा बच्चे, 4 से डिवाइड कर दोगे आप 13 keV। तो अल्फा पार्टिकल की जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी वो कितनी रहेगी बच्चे, 13 keV। और यहाँ पे मिनिमम जो एनर्जी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की होगी वो कितनी होगी बच्चे, 52 keV। तो यहाँ से ये पता लगा जब हम इन दोनों को इनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, जो अनसर्टिनिटी है इन दोनों का प्रोडक्ट जो करेंगे वो किसके इक्वल आएगा बच्चे, 13 keV के इक्वल आएगा। तो हम ये कह सकते हैं ये पार्टिकल जो है न्यूक्लियस के अंदर जो है एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि जो डेल्टा एक्स है इंटू डेल्टा पी अगर हम कैलकुलेट करें, ये अनसर्टिनिटीज जो है इनका प्रोडक्ट हम कैलकुलेट करें तो नियरली इक्वल टू 13 keV आएगा। तो जो कि हमारे पास क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो है ये प्रोटॉन और ये जो पार्टिकल्स हैं न्यूट्रॉन है ये सारे कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। आगे देखो बच्चे, रेडियस ऑफ बोहर फर्स्ट ऑर्बिट। रेडियस ऑफ बोहर फर्स्ट ऑर्बिट, देखो बच्चे जो रेडियस बोहर है उसका जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है बच्चे यह होता है जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है बच्चे। इसका जो डिस्टेंस है मान लो आर डिस्टेंस है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस का डिस्टेंस आर है। तो ये जो पहला ऑर्बिट है इसका हमें रेडियस कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो ये जो है रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मान के चला कि डेल्टा एक्स जो है वो अनसर्टिनिटी है पोजीशन की इलेक्ट्रॉन की, और डेल्टा पी जो है अनसर्टिनिटी है किसकी, मोमेंटम की। तो यहाँ से हमारे पास जो रिलेशन है अनसर्टिनिटी का रिलेशन वो क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच कट, ठीक है ना, नियरली इक्वल टू एच कट। अब बच्चे देखो, अब बोहर फर्स्ट ऑर्बिट निकालना है, सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट करनी है, काइनेटिक एनर्जी किसकी, इलेक्ट्रॉन की। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ इंटू मास इंटू, अब देखो जब पोजीशन अनसर्टेन है, मोमेंटम अनसर्टेन है, तो वेलोसिटी भी क्या आएगी बच्चे, अनसर्टेन होगी। तो वेलोसिटी में मान लो जो स्प्रेड है दैट इज डेल्टा वी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ। अब यहाँ से बच्चे आपने क्या करना है, m से डिवाइड कर दो, m से मल्टीप्लाई कर दो। तो m से डिवाइड किया तो m इंटू डेल्टा वी का होल स्क्वायर बाय में m, तो ये हो गया। तो m इंटू डेल्टा वी दैट इज डेल्टा पी, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे क्या आ जाएगा, डेल्टा पी का होल स्क्वायर बाय में 2m। तो काइनेटिक एनर्जी अब हमें इलेक्ट्रॉन की निकाली है, क्या निकल के आई है, इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, अनसर्टिनिटी इन मोमेंटम क्या निकल के आई है, डेल्टा पी का स्क्वायर बाय में 2m। अब इन टर्म्स ऑफ मुझे डेल्टा एक्स लिखना हुआ तो बच्चे मैं कैसे लिखूंगी, दैट इज एच कट बाय में डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर बाय में 1 बाय में 2m, ठीक है, यही आएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया। उसके बाद देखो काइनेटिक एनर्जी निकल के आ गई, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है आपको पता होगा, फॉर्मूला आप वैसे करते थे तो जेड ई स्क्वायर 4πε0r करते थे, ठीक है ना, पोटेंशियल। तो माइनस जेड ई स्क्वायर बाय में 4πε0r, तो ये आपका पोटेंशियल हुआ करता था। तो यहाँ पे बच्चे जो आपका पोटेंशियल होगा, यहाँ पे जो है आर में क्या है, अनसर्टेनिटी है। तो कितनी अनसर्टेनिटी है, डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आएगी दैट इज माइनस जेड ई स्क्वायर बाय में डेल्टा एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो यूनिट है ये हमने 1 लेके चलिए, 1 बाय में 4πε0, ठीक है। तो इसको इक्वेशन को दे दो बच्चे 1 नंबर, इस इक्वेशन को दे दो बच्चे 2 नंबर। तो दोनों इक्वेशन से जो हमारे पास टोटल एनर्जी अगर मैं कैलकुलेट करूँ इलेक्ट्रॉन की, तो वो क्या आ जाएगी बच्चे, एच कट स्क्वायर बाय में 2m डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस मतलब प्लस पोटेंशियल एनर्जी दैट इज माइनस जेड ई स्क्वायर बाय में डेल्टा एक्स। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गई बच्चे, टोटल एनर्जी निकल के आ गई किसकी, इलेक्ट्रॉन की, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन अनसर्टेनिटी। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास जो है, मान लो ये जो एनर्जी है इसको मान लो दैट इज योर डेल्टा ई, ठीक है ना। तो डेल्टा ई ही आएगी क्योंकि स्मॉल चेंज इन एनर्जी, स्मॉल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो डेल्टा ई। अब बच्चे हमने क्या किया, डी ई को डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हमने देखा डी ई बाय में डी एक्स को हमने 0 पुट किया और सेकंड डेरिवेटिव चेक किया इसका, डी ई बाय में डी एक्स का सेकंड डेरिवेटिव चेक किया, वो आया पॉजिटिव। तो हमें इस पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा बच्चे, मिनिमा। तो देखो बच्चे आपको याद रखना है, हमें मिनिमा कब मिलता है, मिनिमा की कंडीशन होती है कि अगर उसका जो है फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट किया और फिर उसके बाद हमने सेकंड डेरिवेटिव चेक करते हैं, अगर वो पॉजिटिव आता है तो हमें मिनिमा पॉइंट मिलता है, अगर वो नेगेटिव आता है तो क्या मिलता है, हमें मैक्सिमम मिलता है। तो अनसर्टिनिटी जो है एनर्जी की इन टर्म्स ऑफ पोजीशन की अगर हम बात करें, ठीक है ना, अनसर्टिनिटी इन एनर्जी जो है वो कम कब होगी, मिनिमम कब होगी अनसर्टिनिटी इन पोजीशन,
एनर्जी कम कब होगी, जब हमारा क्या होगा बच्चे, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से डी वाई में डी एक्स क्या होगा बच्चे, जीरो होगा। तो यहाँ से हम डी वाई में डी एक्स को हम जब कैलकुलेट करेंगे तो किया हुआ है बच्चे, यहाँ से ही देखेंगे हम, तो डी वाई में डी एक्स को हमने क्या किया बच्चे, डेल्टा एक्स को हमने कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे डी बाय में डी एक्स इंटू डेल्टा ई बाय में डेल्टा एक्स। तो यहाँ से जो हमने कैलकुलेट किया तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो -2 ऊपर, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एच कट स्क्वायर बाय में एम डेल्टा एक्स का होल क्यूब प्लस में जेड ई स्क्वायर डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ई की मिनिमम वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, जब हम इसको क्या कर देंगे बच्चे, जीरो के इक्वल पुट कर देंगे तो डेल्टा एक्स हमारे पास आ जाएगा। तो डेल्टा एक्स हमारे पास निकल के आएगा एच कट स्क्वायर बाय में एम जेड ई स्क्वायर। अब बच्चे ये जो सेकंड डेरिवेटिव है, जब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे इस इक्वेशन का, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इस डेल्टा एक्स की वैल्यू जो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसके अंदर, जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चे, जो हमारे पास इक्वेशन आएगी, जो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास जो है बच्चे देखेंगे वो पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की ना इस पे क्या है, बहुत ही मिनिमम एनर्जी है। जब इलेक्ट्रॉन की सबसे लोएस्ट, जब हम कहते हैं ना, जब इलेक्ट्रॉन जो है सबसे लोएस्ट एनर्जी के अंदर होता है, तो वो बच्चे कौन सी स्टेट होती है, आपकी ग्राउंड स्टेट होती है, और वो क्या कह सकते हैं उसको, फर्स्ट ऑर्बिट भी कह सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ने मिनिमम एनर्जी जो ऑक्यूपाई की है, तो इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट ऑर्बिट में है, किसके, हाइड्रोजन एटम के। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास डेल्टा एक्स क्या है, एच कट स्क्वायर बाय में एम जेड ई स्क्वायर जो हम निकाल चुके हैं। तो ये जो है बच्चे, ये जो रेडियस आया है, दिस इज योर रेडियस ऑफ बोहर फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है। तो ये जो हमारे पास रेडियस आया है वो क्या है बच्चे, फर्स्ट ऑर्बिट का आपका रेडियस है। आगे देखो बच्चे, हमारे पास है बाइंडिंग, नेक्स्ट है बच्चे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियन इन न्यूक्लियस। तो यहाँ पे हमने देखना है, देखो न्यूक्लियॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो न्यूक्लियन जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मान के चला, जो न्यूक्लियस है उसका स्फीयर है, एक स्फीयर है, और उसका रेडियस क्या है बच्चे, r0 है। तो यहाँ से मतलब इसके अंदर जो न्यूक्लियंस हैं वो इसी स्फीयर के रेडियस के अंदर ही मूव करेंगे। तो उनका अगर अनसर्टिनिटी एंड मोमेंटम की अगर मैं बात करूँ तो क्या आएगी बच्चे, डेल्टा पी इज इक्वल नियरली इक्वल टू बच्चे एच कट बाय में r0 आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चे काइनेटिक एनर्जी हमने न्यूक्लियस की निकाली, न्यूक्लियन की निकाली, तो वो निकल के आई 2p स्क्वायर बाय में 2m, तो ये 10 भी निकल के आई। तो हमने न्यूक्लियन जो है ना, अगर न्यूक्लियस के अंदर है तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए इनकी काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है। अगर न्यूक्लियन जो है न्यूक्लियस के अंदर रहेंगे, होना चाहते हैं, तो उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी से बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी तभी तो न्यूक्लियन इनसाइड द न्यूक्लियस रह पाएंगे। तो यहाँ पे हमने निकाली जो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी थी वो निकल के आती है बच्चे 10 MeV निकल के आती है। तो हमने यही कैलकुलेट की। नेक्स्ट है बच्चे कैलकुलेशन ऑफ जीरो पॉइंट एनर्जी। अब देखो जीरो पॉइंट एनर्जी क्या होती है, मिनिमम एनर्जी स्टेट, ठीक है ना। मिनिमम जो एनर्जी हो सकती है किसी भी सिस्टम की 0 केल्विन पे, ठीक है ना। जो 0 केल्विन पे किसी भी इलेक्ट्रॉन की या किसी भी सिस्टम की जो एनर्जी होती है बच्चे, वो क्या कहलाती है, आपकी जीरो पॉइंट एनर्जी कहलाती है। हमने मान के चला बच्चे, कोई हमने पार्टिकल लिया, वो किसी इस पोटेंशियल के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है, और वो जो पोटेंशियल है उसका डायमेंशन क्या है, ए है, 0 से मान लो इसके अंदर जो है वो मूव कर रहा है। अब इसके अंदर जो है पार्टिकल जो है कहीं पे भी जा सकता है, ये पार्टिकल इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। मान लो हाफ पोर्शन वो कवर कर रहा है, तो अनसर्टिनिटी उसकी पोजीशन को अगर मैं लोकलाइज करूँ, अनसर्टिनिटी यानी कि अगर अनसर्टिनिटी इन पोजीशन निकालूँ हाफ वे में, वो क्या आएगी बच्चे, a बाय में 2 आएगी, कि इस डेल्टा एक्स इस रीजन के अंदर ही मान लो इलेक्ट्रॉन है, तो डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा बच्चे, a बाय में 2 आ जाएगा। तो यहाँ से अनसर्टिनिटी रिलेशन क्या कहती है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज नियरली इक्वल टू एच कट, ठीक है। तो नियरली इक्वल टू एच कट बाय में 2। तो यहाँ से बच्चे हमने डेल्टा पी एक्स निकाला हुआ है कि पी एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन की ही बात कर रहे हैं, तो एच कट बाय में 2 इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स हमारे पास क्या निकल के आया बच्चे, हाफ डायमीटर हमने लिया है, तो ए बाय में 2 यानी कि एच कट बाय में क्या आ गया बच्चे, ए। तो डेल्टा पी एक्स हमारे पास निकल गया है एच कट बाय में ए। ऐसी ही अनसर्टिनिटी अगर मैं निकालूँ, ये जो है अनसर्टिनिटी किसकी आई है, मोमेंटम की अनसर्टिनिटी है पार्टिकल की अलोंग एक्स डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पे ये क्या रखा है बच्चे, इंपॉर्टेंट चीज, अगर मोमेंटम जो है पार्टिकल का वो कम से कम इसके इक्वल तो होगा ही होगा, ठीक है ना, इस अनसर्टेनिटी के इक्वल तो होगा ही होगा। तो इस केस में हमने क्या निकाली, मान के चलो कि जो लोएस्ट काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल की वो क्या होएगी, वो क्या आएगी, पी स्क्वायर बाय में 2m, और पी स्क्वायर क्या है, ये हमने मान के चलो जो पार्टिकल है उसका मोमेंटम इतना तो होना ही चाहिए, तो क्या है हमने ये ले लिया यहाँ पे। तो यहाँ से सब्सटीट्यूट करेंगे जब हम वैल्यू, तो ये डेल्टा पी एक्स का होल स्क्वायर बाय में 2m आ जाएगा,
तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चे, एच कट स्क्वायर बाय में 2ma²। तो यहाँ से बच्चे m जो है मास ऑफ पार्टिकल है। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास क्या निकल के आया है, तो यहाँ से बच्चे हमारे पास निकल के आया जो एनर्जी, अगर हम 0 केल्विन की भी बात करें, अगर एनर्जी की, अगर हम मैं 0 केल्विन एनर्जी लेती हूँ तो उस केस में बच्चे पार्टिकल जो है वो कभी रेस्ट पे नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा 0 केल्विन पे भी पार्टिकल जो है वो मोशन में है। तो अगर आप डेल्टा पी एक्स 0 लोगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर आप डेल्टा पी एक्स को 0 ले लोगे, देखो डेल्टा पी एक्स को अगर आप 0 ले लोगे तो आपकी जो अनसर्टेनिटी की जो रिलेशन है उसकी केस में डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, एच कट बाय में 2 होता है। और ये भी कह सकते हो कि डेल्टा पी एक्स अगर 0 होगा तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा बच्चे, इन्फानाइट हो जाएगा। तो पार्टिकल कभी भी 0 केल्विन पे भी रेस्ट पे नहीं होता। और ये भी नहीं हो सकता कि मोमेंटम 0 हो जाए, क्योंकि मोमेंटम 0 हो जाएगा तो आपका डेल्टा एक्स किसको अप्रोच करेगा बच्चे, इन्फानाइट को अप्रोच करेगा। तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहती ही है। नेक्स्ट है एक्यूरेट लिमिट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय एन एटम। तो यहाँ पे रेडिएशन एमिटेड बाय एक्साइटेड एटम हमने लिया। मान लो जो एटम है वो क्या हुआ बच्चे, एक्साइट हुआ, उसने कुछ रेडिएशन एमिट करी, ठीक है ना। उसके बाद क्या हमने कैलकुलेट करना है कि लिमिट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, किस लिमिट, कितनी एक्चुअली में फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन वो एमिट कर सकता है एटम। तो यहाँ से बच्चे यहाँ पे देखो, मान लो एटम ने ना 1 फोटोन एमिट किया या ज़्यादा से ज़्यादा 2 फोटोन एमिट किए और उनकी कुछ फ्रीक्वेंसी थी, मान लो न्यू डैश, जस्ट इमेजिन, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब देखो इलेक्ट्रॉन जो है लोअर से हायर में गए, ठीक है ना, हायर से लोअर में आए, एनर्जी एमिट करी। जो एक्साइटेड स्टेट में रहने का जो टाइम है, जितने टाइम तक एक्साइटेड स्टेट में रह सकते हैं, वो किस ऑर्डर का होता है बच्चे, 10⁻⁻8 सेकेंड्स तक का ही होता है। तो यहाँ से बच्चे अनसर्टेनिटी एंड एनर्जी हमने कैलकुलेट की, तो डेल्टा ई इक्वल टू एच कट बाय में 2 इंटू डेल्टा टी रिलेशन से। तो एच कट आपको पता ही है 2 इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आई वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गई बच्चे, 5.3 इंटू 10⁻⁻27 जूल। और फ्रीक्वेंसी जब हमने कैलकुलेट करी तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ई इज इक्वल टू एच न्यू। तो ई हमारे न्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा ई बाय में एच कट। तो ये निकल के आएगी बच्चे 0.8 इंटू 10⁻7 हर्ट्ज। तो रेडिएशन जो है ना, उनकी जो है एनर्जी, जो रेडिएशंस एमिट होती हैं उनकी कोई प्रिसाइज फ्रीक्वेंसी नहीं होती। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है डेल्टा वी है, यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये भी अनसर्टेन है। इसकी वैल्यू जो है न्यू प्लस में डेल्टा न्यू और न्यू माइनस डेल्टा न्यू, मतलब एक मान लो फ्रीक्वेंसी है न्यू और इसके जो साथ वाली और इसके इधर वाली ये पूरी अनसर्टेनिटी है डेल्टा न्यू। तो इसके बीच में जो है कहीं पे भी हो सकती है, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो प्रिसाइज फ्रीक्वेंसी से ही रेडिएशन एमिट करेगा, हमें पता होगी, नहीं, उसकी वैल्यू जो है इधर भी हो सकती है, थोड़ी सी कम भी हो सकती है, थोड़ी सी ज़्यादा भी हो सकती है। तो कल हम बच्चे टाइम डिपेंडेंस स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन करेंगे। अभी के लिए इतना ही।